देखो, हमने जब कल की क्लास ली थी तो हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब जो साझेदार लोग होते हैं, उनको उनके बीच में जो करार पत्र होता है, उस करार पत्र में क्या-क्या बातें लिखी जाती हैं। और कुछ बातों पर हमने ये कहा था कि भाई अगर मान लो उनके बीच में बातें नहीं लिखी, देखो होता क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए वो लोग करार करें, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बीच में करार ना हो तो बाद में झगड़े हो जाते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे बीच में, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं, अगर हमारे बीच में कभी कोई झगड़ा होता है तो हम बाद में कहाँ जाते हैं? अपने से बड़े के पास जाते हैं। मतलब हम अपने पापा के पास जाते हैं, ठीक है, या बड़े भाई के पास जाते हैं कि भैया ये बात हो गई, ये झगड़ा हो गया, आप बताओ क्या करें अभी। तो कंपनी वाले कहाँ जाएंगे? ये जो व्यवसाय करते हैं ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये जो लोग व्यवसाय करते हैं ये लोग जाते हैं कानून के पास, क्योंकि इनसे बड़ा कौन है? कानून है। तो यहाँ पे देखो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, तो उसमें मैंने कहा था कि हमें कहाँ जाना पड़ता है? कानून के पास जाना पड़ता है। अब किन किन मुद्दों पर कानून के पास हमें जाना पड़ता है? देखो, बाकी ये जो 3 जानकारी है, क्या क्या? साझेदारों की जानकारी, मतलब कौन कौन से साझेदार हैं, पेड़ी का विवरण और साझेदारी का प्रारंभ, इन तीनों के बारे में तो अगर बात नहीं भी करते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क वहां पड़ेगा जहां पे पूंजी की बात हो, पूंजी पर ब्याज की बात हो, आहरण हो, आहरण पर ब्याज हो, लाभानी का वितरण हो, ऐसी बातों पर फर्क पड़ता है, ठीक है? ऐसी बातों पर झगड़ा होगा। तो अगर मान लो करार है, ध्यान से समझना सभी लोग, अगर मान लो करार है, साझेदारों के बीच में लिखित करार किया गया है, तो तुम्हें करार मानना पड़ेगा। जैसे कि सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए और हमने तय किया गया था कि सभी लोग इतना इतना रुपए देंगे, ठीक है? कोई 100 रुपए, कोई 150 रुपए, जैसी बातें की गई थी वैसा। तो जब बातें हो चुकी हैं तो उसी के अकॉर्डिंग देना होगा। लेकिन अगर बातें ना हुई हो तो होगा क्या कि सबको इक्वल इक्वल देना पड़ेगा। मतलब जैसे 500 रुपए खर्च हुआ, 5 लोग हैं तो सभी को 100-100 रुपए देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि बातें नहीं हुई थी। तो उसी तरह से याद रखना कि अगर करार हुआ हो, क्या याद रखना है? अगर करार हुआ हो तो किसकी बात मानोगे? करार की बात मानोगे, ठीक है? करार की बात। लेकिन अगर करार ना हुआ हो, तब करार ना हुआ हो, अगर करार नहीं हुआ है तो हम किसकी बात मानेंगे? कानून की बात मानेंगे, ठीक है? अब कानून देखो क्या कहता है इन बातों में, तो हम यहाँ पे समझते हैं कि कानून इन बातों में क्या कहता है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें लिख के समझाता हूँ कि कौन कौन सी बातों में कानून ने क्या क्या कहा है, ठीक है? ये मुद्दे मेन है तुम्हारे, 5 से लेके 10 तक, ठीक है? 5वें से लेके 10वें तक का मेन मुद्दा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, सॉरी 5वें से नहीं, चौथे से है। वेट वेट, एक ऊपर छुड़ गया, ये चौथे से है, तो यहां से मैं टिक करता हूं। चौथे से लेके 10वें तक का बात करते हैं। सबसे पहले पूंजी का। देखो कानून क्या कहता है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं कि कानून ने क्या कहा है। हम नॉर्मल बात करते हैं। देखो अगर नॉर्मल में बातें हुई है कि कौन कितना पैसा लाएगा, तब तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि बातें हो चुकी हैं। लेकिन अगर बात नहीं हुआ है तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं लाएगा तो भी चलेगा। इसलिए देखो यहाँ पे मैं डैश कर रहा हूँ। डैश का मतलब क्या है? किसी को हम जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि कोई पैसा लाए, तुम इतना पैसा लाओ। वो अपनी मर्जी से लेकर आ सकते हैं, किसी को अनिवार्य नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि पैसा लाना ही पड़ेगा जब करार ना हुआ हो। तो याद रखना कि जब करार ना हुआ तो हमें किसकी बात माननी पड़ती है? कानून की। और कानून क्या कहता है? भाई अनिवार्य नहीं है, नहीं भी लाओगे तो भी तुम काम कर सकते हो। अब उसी तरह से सेकंड पॉइंट है हमारा, पूंजी पर ब्याज। अब पूंजी पर ब्याज के बारे में क्या कहता है कि अगर बातें की हैं, ध्यान से सुनना, अगर बातें की हैं तो बात जैसा हुई है वैसा करो, फिर हमारे पास क्यों आ रहे हो? लेकिन अगर बातें नहीं हुई है तो कानून क्या कहता है? देने की जरूरत नहीं है। डैश का मतलब यहाँ पे क्या है? देने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ठीक है? डैश का मतलब यहाँ पे क्या है? अनिवार्य नहीं, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक है? मैं पूरा लिखता हूं, ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक है? क्या? कब ये होगा? जब करार ना हुआ हो। तो हमें कानून की बात माननी पड़ेगी और कानून कहता है कि ब्याज नहीं दोगे तो भी चलेगा। अब सेम उसी तरह से बात करते हैं आहरण का। तो आहरण के बारे में भी यहाँ पे कोई जानकारी नहीं की गई है कि आहरण कितना करना है, कैसे करना है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे भी ऐसे इसको डेस समझ लो, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है, जैसा जरूरत लगे वैसा कर सकते हो। अब बात करते हैं आहरण पर ब्याज।
क्या है अगला पॉइंट? आहरण पर ब्याज। अगर तुम्हारे बीच में पहले से चर्चा हो गई है कि भाई आहरण पर 4%, 5%, 6% जो भी होगा तय किया है वैसा तुम्हें लाभ ब्याज देना है, लेकिन अगर बात नहीं हुई है तो याद रखना है तुम लोग किसी से भी ब्याज नहीं वसूल करोगे, ब्याज वसूल नहीं करना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि अगर आपस में बातें नहीं हुई हैं तो ब्याज वसूल नहीं करना है, ये याद रखना है। अगर आपस में बातें हो गई हैं तो जैसी बातें हुई हैं वैसा काम करोगे, क्या फर्क पड़ता है उसके बाद। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट है लाभ हानि का वितरण। अगला पॉइंट क्या है? लाभ हानि का वितरण, मतलब व्यवसाय में जो लाभ होता है, ठीक है, व्यवसाय में जो लाभ होता है उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा। अब जैसे मैं सिंपल सा बताता हूं कि मान लो हमारे घर में मतलब मान लो 2 भाई बहन है, ठीक है, तुम्हारे घर में 2 भाई बहन हैं, पापा आते हैं और एक बिस्किट लेकर आते हैं 10 रुपए वाला, मान लो 10 रुपए वाला गुड्डे लेकर आते हैं। ठीक है, पापा आए और पापा ने बोल दिया कि तुम 5 रख लो और 5 छोटू को दे दो, या मान लो उसको बोल दिया 4 छोटू को दे दो, 6 तुम रख लो। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। तो अब जब पापा ने कह दिया, चर्चा हो चुकी है ना, जब चर्चा हो चुकी कैसे बांटना है तब तो बात ही खत्म है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा है, तो हम क्या करेंगे? हम बात करते हैं कानून। तो कानून क्या कहता है भाई? तुम लोग आपस में समान हिस्से में बांट लो, यानी आधा आधा रख लो, याद रखना है समान हिस्से में। ठीक है, तो याद रखना है कि लाभानी का बंटवारा के बारे में, लाभानी का वितरण के बारे में अगर तुमने चर्चा किया है कि कैसे बांटना है तब तो वैसे ही बांटो, लेकिन अगर चर्चा नहीं किया है तब क्या करोगे? अगर चर्चा नहीं किया गया है तो हम कैसे बांटेंगे? समान हिस्से में। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर सवालों में ऐसा ही आएगा, तुम्हें लाभानी का नहीं दिया होगा कैसे बांटना है, तो याद रखना कि लाभानी वितरण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि आपस में लाभ कैसे बांटना है, तो हम क्या करेंगे? समान हिस्से में बांटेंगे। समान हिस्से का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे 100 रुपए हैं, ठीक है, 2 लोग हैं तो 2 लोगों का मतलब 50-50 रुपए हो जाएगा, यानी कि आधा आधा। अगर मान लो 3 लोग हैं तो 100 रुपए को क्या करोगे? 3 भागों में बांटोगे, यानी 1 2 3, तो इसको भागे 3 कर दो, तो भागे 3 करोगे तो ये 33.33 आएगा, तो सभी के हिस्से में 33.33 आएगा। और अगर मान लो 4 लोग हैं तो 100 भागे 4 कर दो, तो 4 के हिस्से में 25-25 रुपए आएगा। इस तरह से बंटवारा करना है, सभी के बीच में समान भाग में पैसे बांटे जाएंगे। फिर अगला पॉइंट है हमारा वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक। देखो, अगर चर्चा की गई है, बात कर लिए हो, आपस में पहले ही तय हो गया था कि रमेश है वो काम करेगा तो उसको 500 रुपए महीने का दे देंगे एक्स्ट्रा, तब तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर ऐसा बात नहीं किया गया है तो कंपनी कानून अधिनियम क्या कहता है, यानी ये जो हमारा कानून है ये हमें ये कहता है कि देने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं दिया जाएगा। क्या कहता है? नहीं दिया जाएगा, बात खत्म। यहाँ पे इसके आगे फुल स्टॉप, अब तुम कुछ भी झगड़ा नहीं करोगे। ठीक है, उसी तरह से हमारा अगला पॉइंट है साझेदारों द्वारा पेढ़ी को दी लोन। याद रखना है ये क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं? दी लोन का ब्याज की बात कर रहे हैं, यानी ब्याज कितना चुकाया जाएगा जब कोई साझेदार पेढ़ी को लोन देता है तब। अब मान लेते हैं कि 3 दोस्त हैं, ए बी सी, और ये सी ने पेढ़ी को 50,000 रुपए का लोन दिया है। कितने का लोन दिया है? 50,000 रुपए का। और इन तीनों के बीच में, किसके बीच में? ए बी और सी के बीच में ये बात हो गई है पहले से ही, इस 50,000 पर 10% की दर से ब्याज दिया जाएगा। कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से ब्याज दिया जाएगा। देखो, जब बात 10% की हो गई है तब तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि बातें हो चुकी हैं, लेकिन जब बात नहीं हुआ हो तब क्या होगा? तो जब बात नहीं हुआ हो तो कानून ये कहता है कि भाई तुम कितना परसेंट चुकाओगे? सिर्फ और सिर्फ 6% चुकाओगे, ये याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है कि लोन का ब्याज कितना चुकाया जाएगा? 6%। कब चुकाया जाएगा? जब बात नहीं किए होंगे, लेकिन अगर बात कर लिए होंगे तो जितना बात किए होंगे उतना चुकाया जाएगा। अगर मान लो इस 10% के बदले में 2% की बात किया है तो 2% ही चुकाया जाएगा, लेकिन अगर बात नहीं किया है तो कितना चुकाया जाएगा? 6% चुकाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इतने ही पॉइंट हैं जो तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर करार होगा, अगर करार होगा तो जैसा करार है वैसा करार की बात मानोगे, लेकिन अगर करार नहीं होगा तो किसकी बात मानोगे? कानून की। अब सवाल यह है कि ये कौन सा कानून है, तो कानून याद रखना, यहां पे मैं लिख देता हूं साझेदारी, ये पॉइंट याद रखना है, साझेदारी अधिनियम 1932।
ठीक है, हम किसकी बात मानेंगे? साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार हम ये बातें मानेंगे। क्या क्या बातें मानेंगे? 6 पॉइंट है, ठीक है। तो ये 6 के 6 पॉइंट तुम जैसा मैंने लिखा है, देखो कल वाला पॉइंट तुमने लिखा ही होगा ये सारी चीजें। अब उसी के आगे ये लिख लो कि करार हुआ हो तो करार की बात मानोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, ये बात मानोगे। करार ना हुआ तो कानून की। अब ये कानून कौन सा है? साझेदारी अधिनियम 1932। तो ये जैसा जो चीजें मैंने लिखी है इसको तुम लिख लो एक बार, ठीक है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बाद में लिख लेना। देखो ये तो आपका क्या हो गया कि साझेदारी अधिनियम में कुछ बातें कही गई हैं, कुछ नियम कानून हैं जो आपको मानना है। कब मानना है? जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तब, यानी कि ये प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और समझते हैं। देखो हमें यहाँ पे क्या सीखना है? हमें सीखना है वार्षिक हिसाब। ध्यान से समझना, हमें क्या सीखना है? वार्षिक हिसाब। जब हम बात करते हैं वार्षिक हिसाब की, एक मिनट, हाँ, ठीक है। जब हम बात करते हैं वार्षिक हिसाब की, तो वार्षिक हिसाब में कितने खाते बनाए जाते हैं? सबसे पहला सवाल यही आता है कि वार्षिक हिसाब में कितने खाते बनाए जाते हैं। तो ये जो मैं वार्षिक हिसाब आपको बता रहा हूं, ये आपकी क्लास यानी 12वीं के अकॉर्डिंग है, ये याद रखना, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है? 12वीं के अकॉर्डिंग है। तो इसमें टोटल 5 खाते बनाए जाते हैं। तो एक एक करके मैं आपको लिखाता हूं। सबसे पहला है आपका व्यापार खाता। क्या बनाया जाता है? सबसे पहले आपका क्या बनाया जाता है? व्यापार खाता। आपका दूसरे नंबर पे आता है लाभ हानि खाता। दूसरे नंबर पे क्या आता है? लाभ हानि खाता। तीसरे नंबर पे आता है लाभ हानि वितरण खाता। फिर आपका जो चौथा नंबर है उसमें आता है पूंजी खाता। कभी कभी इसके साथ एक और आ जाता है और वो है चालू खाता, ठीक है। ये कभी कभी दोनों जन एक साथ आ जाते हैं, कभी कभी पूंजी अकेला आता है, ठीक है। तो याद रखना ये इसको एक ही जोड़ी मानोगे, इसको दो अलग अलग नहीं मानोगे, ये क्या जुड़वा है ऐसे मानो, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला नंबर है यानी कि 5वां नंबर, वो आपका क्या है? आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। क्या है? आर्थिक चिट्ठा। अब देखो जिन लोगों ने 11वीं का ये वार्षिक हिसाब वाला देखा होगा तो अच्छी बात है। अगर क्लास नहीं अटेंड किए थे तो मैंने वार्षिक हिसाब वाली जो क्लास है वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैंने यूट्यूब पर रख दिया है पहले से ही, ठीक है। तो ये 3 खातों के बारे में तुम उस पर फॉर्मेट 11वीं का जो है प्लेलिस्ट, उसमें जाके एक बार इन 3 खातों के बारे में देख लेना। हम 12वीं में भी पढ़ेंगे इन तीनों खातों के बारे में, लेकिन तुम थोड़ा देखे रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। ओके, अब बात करते हैं अभी का। तो ये 5 खाते हमें बनाए जाते हैं। अब ये 5 खाते जो हैं ये क्या दर्शाते हैं, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है वो क्या आता है? व्यापार खाता। तो व्यापार खाता क्या है, क्यों बनाया जाता है? इसका एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद रखोगे कि जो व्यापार खाता है ये माल संबंधी व्यवहार, क्या? माल संबंधी व्यवहार दर्शाने के लिए, ठीक है। माल संबंधी व्यवहार दर्शाने के लिए बनाया जाता है। साथ में और भी क्या चीजें हैं? और खरीदी से जुड़े खर्च। और क्या याद रखना है? खरीदी से जुड़े खर्च। एक और याद कर लो, उत्पादन से जुड़े खर्च। ये उत्पादन उत्पादन जो मैंने लिखा है ना, इसके ब्रैकेट में मैं एक वर्ड लिख देता हूं, फैक्ट्री। तो ये याद रखना है कि फैक्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। उत्पादन यानी फैक्ट्री से जुड़े खर्च। ये जो व्यवहार होंगे, ये व्यवहार हमें कहाँ लिखना है? हमें लिखना होता है व्यापार खाते में। अब माल संबंधी व्यवहार की अगर मैं बात करूं, जैसे खरीदी बिक्री, माल जल गया, ठीक है, माल से संबंधी, माल चोरी हो गया, माल वापस आया, हमने माल वापस किया, अंतिम स्टॉक बचा है, प्रारंभिक स्टॉक बचा है, किसी को दान में दे दिया है, तो ये सारे माल संबंधी है। अब खरीदी से जुड़ा मतलब मजदूरी हुआ, ठीक है, लारी भाड़ा चुकाया, आवक माल गाड़ी भाड़ा चुका। याद रखना है जो मेन वर्ड है आपका उस पर फोकस करना है, खरीदी से जुड़े खर्च, ठीक है। तो अभी इतना ही याद रखो और इसको नोटबुक में नोट कर लेना तो ताकि याद रहे तुम्हें। अब बात करते हैं लाभानी खाता। तो ये लाभानी खाता क्या है, क्यों बनाया जाता है? तो लाभानी खाता की अगर हम बात करते हैं तो लाभानी खाता जो है व्यवसाय से, याद रखना है, व्यवसाय से जुड़े सभी खर्चों के लिए। याद रखना मैंने क्या लिखा है? व्यवसाय से जुड़े सभी खर्चों के लिए, सभी खर्चों
के लिए, जैसे कि वेतन हो गया, ठीक है, किसी को भाड़ा चुका रहे हो, और अगर मान लो कि विज्ञापन खर्च चुका रहे हो, बिक्री वितरण खर्च चुका रहे हो, कोई पैसा डूब गया या कोई घिसाई हो गई, यानी किसी भी तरह का खर्च होता है, बस याद क्या रखना है कि वो खरीदी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। याद रखना, खरीदी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और व्यवसाय का ही होना चाहिए, ये याद रखना है। तो उससे जुड़े खर्चों के लिए बनाया जाता है। बात करते हैं लाभ हानि वितरण खाता और पूंजी खाता। तो इन दोनों खातों को हमेशा साथ में ही पढ़ना है, इन दोनों खातों को हमेशा हम साथ में ही याद रखेंगे। तो इसमें तुम्हें याद क्या रखना है कि ये दोनों खाते जो हैं ये साझेदार, ठीक है, साझेदार और पेढ़ी के बीच के व्यवहारों को लिखने के लिए बनाया जाता है। साझेदार और पेढ़ी के बीच के व्यवहारों को लिखने के लिए, व्यवहारों को लिखने के लिए, एक व्यवहारों को लिखने के लिए। अभी ध्यान से सुनो, अब सवाल यह आता है कि सर इन दोनों के बीच में कौन से व्यवहार होते हैं। तो ये देखो, जो अभी हमने यहाँ पे देखा ना, ये आहरण पर ब्याज, हमने देखा पूंजी पर ब्याज, ये देख रहे हो ना, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, लाभ हानि का वितरण, वेतन, कमीशन, बोनस, ये सारे कौन से हैं, ये साझेदार और पेढ़ी के बीच के व्यवहार हैं। तो ये जो व्यवहार है ना, इनको लिखने के लिए हम ये खाता बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो है वो है आर्थिक चिट्ठा। तो आर्थिक चिट्ठा याद रखना है कि आर्थिक चिट्ठा में दो पक्ष होते हैं, एक आपका होता है पूंजी दायित्व, क्या होता है, एक पूंजी दायित्व, और एक आपका पक्ष होता है संपत्ति। एक कौन सा पक्ष होता है, संपत्ति, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो ये खाते हमें बनाए जाते हैं और उसका ये रीजन है। तो अभी ये तुम्हें याद रखना है और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ठीक है। हो गया। ठीक है, गुड, आई मीन गुड। अब देखो, अभी कुछ बातें और हैं जो तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, तुम्हें याद रखना है कि कौन कौन से व्यवहार जो हैं, मैं इन दोनों खातों के बारे में अभी चर्चा करूंगा। बाकी जो तीन खाते जिनके पीछे मैंने यहाँ पे येलो कलर का टिक लगाया, यानी व्यापार, लाभ हानि और आर्थिक चिट्ठा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हमारा फोकस इन दोनों पे होगा, लाभ हानि वितरण और पूंजी और चालू खाता। तो अब मैंने क्या कहा कि ये जो खाते होते हैं, कौन कौन सा खाता, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लाभ हानि वितरण खाता, और मैंने क्या कहा, और दूसरा मैंने क्या कहा, पूंजी या चालू खाता, ठीक है। हम सबसे पहले इस पे चर्चा करेंगे। तो मैंने इसमें क्या कहा कि यहाँ पे तुम्हें याद क्या रखना है कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो साझेदारों और पेढ़ी के बीच के होते हैं। किसके बीच के होते हैं, साझेदारों और पेढ़ी के बीच में। तो वो व्यवहारों को लिखने के लिए ये दोनों खाते बनाए जाते हैं। कौन कौन से खाते आपके बनाए जाते हैं, तो लाभ हानि वितरण खाता और पूंजी और चालू खाता। अब वो कौन कौन से व्यवहार हैं, तो कुछ व्यवहार हैं जो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें याद रखना है। जैसे कि आपका है पूंजी पर ब्याज, ठीक है। कौन से व्यवहार हैं, पूंजी पर ब्याज, ये इसको मैं साइड में लिख देता हूं, पूंजी पर ब्याज, एक ये हो गया। दूसरा आहरण पर ब्याज, उसके बाद आपका वेतन, बोनस, कमीशन, और क्या है, पारिश्रमिक, ठीक है। ये कुछ व्यवहार हैं जो साझेदारों के बीच में होते हैं। अब देखो, जब मैंने कहा पूंजी पर ब्याज, तो जब पूंजी पर मैंने ब्याज कहा तो इसके साथ एक और जुड़ जाएगा, वो क्या होगा, पूंजी, क्योंकि जब तक पूंजी नहीं होगा उसका ब्याज नहीं होगा। जब मैंने आहरण पर ब्याज बोला तो इसके साथ आहरण भी जुड़ जाएगा, क्योंकि जब तक आहरण नहीं होगा उसका ब्याज कहाँ से आएगा। फिर उसके बाद आपका अगला क्या आएगा, वेतन, बोनस, कमीशन। साथ ही साथ इसके अंदर और भी कुछ चीजें आ जाएंगी, जैसे कि लाभ हानि का बंटवारा, क्या, लाभ हानि का बंटवारा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाभ हानि का वितरण, ठीक है। तो ये कुछ व्यवहार होते हैं जो आपके साझेदार और पेढ़ी के बीच में होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये व्यवहार किसके बीच के होते हैं, साझेदार प्लस पेढ़ी। मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे ये सारी चीजें। ये बेसिक पॉइंट है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है कि ये 5-6 व्यवहार ऐसे होते हैं जो साझेदार और पेढ़ी के बीच में होते हैं। और भी व्यवहार आएंगे, चालू खाते का ब्याज भी आएगा।
तो वो हम जैसे जैसे वहां तक पहुंचेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो इतना मेन याद रखना है। और क्या याद रखना है? और याद रखना है कि हमारा जो सिंपल नियम था, खाते बनाने का हमारा सिंपल नियम था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो खर्च होता है, वो हमेशा क्या होता है? उधार होता है। और जो आय होता है, आय कहो, लाभ कहो, आवक कहो, ठीक है, ये जो तीनों बातें हैं, ठीक है, ये तीनों ही क्या होते हैं? हमारे जमा होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और खर्च को यहाँ पे मैं कुछ और बातें लिख देता हूँ, चाहे नुकसान हो, ठीक है, चाहे हानि हो, ये तीनों ही बातें हमेशा क्या होती हैं? उधार होती हैं। लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा क्या याद रखना है? एक्स्ट्रा नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूं इसी का भाग है। क्या याद रखना है तुम्हें? कि एक व्यक्ति का खर्च, देखो क्या, एक व्यक्ति का खर्च हमेशा दूसरे व्यक्ति की क्या होती है? आय होती है। और एक व्यक्ति की आय हमेशा दूसरे व्यक्ति का क्या होता है? खर्च होता है। जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो कि तुम दुकान पर जाते हो, 5 रुपए का बिस्किट खरीदते हो, तो तुम्हारे लिए क्या हुआ? तुम्हारे लिए हुआ खर्च, क्योंकि तुमने 5 रुपए का बिस्किट खरीदा। लेकिन दुकान वाले के लिए क्या हुआ? दुकान वाले के लिए हो गया आय, क्योंकि उसने 5 रुपए का बिस्किट क्या हुआ? बेचा। तो ये याद रखना है कि एक व्यक्ति का खर्च दूसरे का क्या होता है? आय होता है। और एक व्यक्ति का आय दूसरे का क्या होता है? खर्च। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं साथ में बताते जा रहा हूँ, इनको नोट करते जाना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट हो सके तो ले लो, ठीक है, तुम्हें काम आएगा। इसको लिख लेना। क्या लिख लेना है? कि नुकसान, हानि या खर्च, ये सभी चीजें क्या होती है? उधार होती हैं। आय, लाभ, आवक, ये सभी चीजें जमा होती हैं। साथ में ये नियम, ठीक है, ये याद रखना कि एक का खर्च दूसरे का आय और एक का आय दूसरे का खर्च होता है। क्लियर है? अब इसके आगे जो हमारा अगला मुद्दा है, यानी अगला पॉइंट है, वो है पूंजी। क्या है? पूंजी रखने की पद्धति। पूंजी रखने की पद्धति, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि पूंजी रखने की पद्धति, अगर मैं बात करता हूं पूंजी रखने की पद्धति, तो याद रखना है पूंजी रखने की दो पद्धतियां होती हैं। कितनी पद्धतियां होती हैं? दो पद्धतियां। तो यहाँ पे मैं पहला पद्धति लिखता हूं। पहला पद्धति है आपका स्थिर पद्धति। पहला क्या है? स्थिर। दूसरा क्या है? अस्थिर। देखो, थोड़ा नाम से ही अगर पहचानने की कोशिश करोगे तो स्थिर का मतलब क्या होता है? जो एक जगह टिका रहे। और अस्थिर का मतलब क्या होता है? जो कहीं भी भटकता रहे, कहीं भी इधर ऊपर, कभी कम कभी ज्यादा, कभी इधर कभी उधर, राइट। और स्थिर का मतलब क्या होता है? जो है जहां है वहीं रहेगा और वैसा ही रहेगा, वो होता है स्थिर। ऐसे सिंपल भाषा में याद रखो। लेकिन अभी हम बात करते हैं पूंजी की भाषा में। तो स्थिर पद्धति क्या कहता है? कि स्थिर पद्धति में हम ये सीखते हैं कि पूंजी खाता रखने की दो पद्धति होती है, यानी दो पॉइंट होते हैं। कौन कौन से पॉइंट होते हैं? तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि स्थिर में दो खाते बनाए जाते हैं। एक आपका होता है पूंजी खाता। क्या होता है? पूंजी खाता। और एक होता है आपका चालू खाता। ये चार्ट बना लेना, ठीक है। एग्जाम में, ऑप्शन में, एमसीक्यू में एक एक मार्क्स में पूछा जाता है कि पूंजी खाता रखने की कितनी पद्धतियां होती है, सर तो ये दो। पहला पार्ट है। हाँ, देखो, तो याद क्या रखना है? स्थिर में कितने होंगे आपके? दो, पूंजी खाता और चालू खाता। अब हम बात करते हैं अस्थिर का। तो अस्थिर में सिर्फ एक ही खाता बनाया जाएगा और वो होगा आपका पूंजी खाता। अब ये ऐसा क्यों है, मैं उसका रीजन तुम्हें समझाता हूं, ताकि तुम्हें पता रहे कि ये सब क्या है। देखो, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल चीज की, देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे आजकल सभी लोगों का बैंक में खाता होता है। और बैंक में दो खाते बहुत फेमस है। एक होता है बचत खाता, एक क्या होता है? बचत खाता। और एक होता है आपका चालू खाता। ये दो खाते बहुत फेमस हैं। जो बचत खाता है वो आम आदमी खुलवाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आम आदमी। आम आदमी का मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम वो आम आदमी पार्टी वाला आम आदमी नहीं। और चालू खाता का मतलब ये जो व्यवसाय करते हैं, कौन लोग? ये जो लोग व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोग खुलवाते हैं। अभी ध्यान से समझो, अगर बैंक में, अगर उनका बैंक में सिर्फ बचत खाता ही होता, ये व्यवसाय वालों का भी
अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ बचत खाता ही होता तो वो बार बार पैसे कहां से निकालते, सिर्फ और सिर्फ बचत में से ही निकालते, क्योंकि उनके पास चालू खाता है ही नहीं। लेकिन अगर उनके पास बचत और चालू दोनों है, अगर ये व्यवसाय जो करने वाले हैं इनके पास ये भी है और ये भी है, तो ये बार बार पैसे कहां से निकालेंगे, चालू में से निकालेंगे, क्योंकि चालू खाता इसीलिए तो बनाया गया है कि तुम बार बार जाके वहां से पैसे निकाल सको और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, उसी तरह से हमारा ये पूंजी खाता रखने की पद्धति में हुआ कि जब इन लोगों ने देखा कि ये लोग ज्यादा व्यवहार करने लगे, जैसे ये देखो ऊपर कितने सारे व्यवहार इनके बीच में होने लगे, तो जब इतने सारे व्यवहार होने लगे तो इन्हें ऐसा लगा कि देखो भाई, हम अब हमारे पास दिक्कत है कि जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है वो एक ही खाता बना के जी सकते हैं, लेकिन जिनके पास बहुत सारे व्यवहार हैं वो ऐसा सोचे कि हम दो खाता बनाएंगे, एक बनाएंगे पूंजी खाता और एक बनाएंगे चालू खाता। तो याद रखना है, पूंजी हो या चालू हो, दोनों एक दूसरे के ही भाग हैं। अगर पूंजी है, ठीक है, अगर मान लो सिर्फ पूंजी खाता बना रहे हो तो जितनी एंट्री होने वाली है, जितनी एंट्री का मतलब ये जो मैंने ऊपर के मुद्दे लिखे हैं, ये सारे पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट कहां चले जाएंगे, पूंजी में चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे, पूंजी में। कब पूंजी में जाएगा, जब सिर्फ और सिर्फ पूंजी खाता होगा तब। याद रखना है, अगर सिर्फ पूंजी खाता हो तो सारी की सारी एंट्री कहां जाएगी, पूंजी में जाएगी। लेकिन अगर वही पूंजी और चालू दोनों हो, क्या, अगर पूंजी और चालू दोनों हो तो सारी एंट्री कहां जाएगी, चालू खाते में जाएगी, सिर्फ एक एंट्री जाएगी आपकी पूंजी खाते में, यानी एक एंट्री यहां जाएगी, बाकी बची सभी एंट्री, बाकी बची सभी एंट्री। अब सवाल ये है कि सर ये बाकी बची एंट्री कौन से और वो एक एंट्री कौन सी है जो आपका इसमें जाएगा। तो देखो अभी फिलहाल तुम इतना ही याद रखो कि पूंजी खाता रखने की पद्धति कितनी होती है, कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, ये पॉइंट याद रखना, मेन पॉइंट है। तो कैसे याद रखोगे, स्थिर और अस्थिर नाम से। स्थिर में दो बनेगा, एक पूंजी और एक चालू, और अस्थिर में सिर्फ एक बनेगा, ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, इतना याद रखो। इन दोनों का फॉर्मेट, ठीक है, इनका जो फॉर्मेट है और लाभानी का फॉर्मेट देखो, वो थोड़ा लंबा टाइम जाएगा, तो उनको मैं कल की क्लास में लेता हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्लियर है इतना सभी को।